बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, पहले आपको एक लतीफ़ा सुना देते हैं जो बड़ा शानदार किस्म का आज राना सनाउल्लाह ने सुनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ को दुख हुआ। भाई, अगर आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दुख हुआ तो आप इजाफा ना करते, और आपको ये इजाफा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप IMF से ठीक तरीके से डील करते, बल्कि आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ही ना करते, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हुआ, इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि मईशत को लगने वाला झटका काबू में नहीं आया, और फिर आप लोगों को ये सारे बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल करने पड़े। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ के बयान को इसके साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं। शहबाज शरीफ, ये स्टेटमेंट बाकायदा सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चल रहा था कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं शहबाज शरीफ। तो वाकई आप तो मुश्किल वक़्त से निकल आए, आपके केसेस ख़त्म हो गए, आपकी गिरफ्तारियों के इम्कानात ख़त्म हो गए, अदालतों में पेशियाँ ख़त्म हो गई, मकसूद चपड़ासी इंतकाल हो गया, तफ्तीशी ऑफिसर सीनियर डॉक्टर रिजवान उनका भी इंतकाल हो गया, और नैब भी इवन ख़त्म हो गया, NRO 2 आपका मुकम्मल हो गया। तो आप तो वाकई मुश्किल वक्त में से निकल आए हैं। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की आवाम का शुरू हुआ है, जिनके लिए 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा है। 100 रुपये पेट्रोल आपने महंगा कर दिया। टोटल आपने 70 रुपये का देना था, 250 रुपये का आपने कर दिया। कितनी 170 रुपये ज़्यादा कर दिया। जितने में आपने देना था उससे 180 रुपये आपने ज़्यादा पैसे कर दिए। 70 का देने के बजाय 250 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, और डीजल वो 250 रुपये का दे रहे हैं। घी आप लोगों ने 250 रुपये महंगा कर दिया। बिजली आप लोगों ने दुगनी कीमत से ज़्यादा कर दी। गैस आप लोगों ने 45% महंगी कर दी। और पीछे क्या रह गया? महंगाई पहली दफ़ा पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर 32% से आगे बढ़ चुकी है। तो बेशक शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो सब लोग मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल वक्त में फंसा दिया है, और सारे पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में फंसा दिया है। मरियम नवाज का स्टेटमेंट वो पीछे नहीं रहती, आपको पता है, स्टेटमेंट उनको देना पड़ जाता है। फरमा रही है, मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो मर जाते, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। भाई, मुल्क दिवालिया तो हो ही नहीं रहा था। अगर मुल्क दिवालिया हो रहा होता तो 6% से ग्रो कर रहा होता। लगातार 2 सालों से इमरान खान साहब के दौर में ये मुल्क 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। कभी नून लीग के दौर में ऐसा नहीं हुआ। तारीख में 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, कई मरतबा वज़ीर आला बने, कभी इस तरह की कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। कभी ये कामयाबी पीपल्स पार्टी को भी हासिल नहीं हुई। 2 सालों में लगातार 6% की ग्रोथ, ये पाकिस्तान को इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, रेमिटेंसेज रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, ज़राअत रिकॉर्ड, खिदमात रिकॉर्ड, हर चीज़ शानदार जा रही थी। हर चीज़ का रिकॉर्ड लग रहा था। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उसने जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है पाकिस्तान का, और उसमें भी इन्होंने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, ये वो वाला इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कोई PMLN के सियासी मुखालिफिन नहीं कह रहे। PMLN का अपना जारी किया गया इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इमरान खान के दौर से अच्छा पाकिस्तान में कोई और दौर इकोनॉमी के लिहाज से नहीं आया। तो फिर दिवालिया कहां से हो रहा था मुल्क? दिवालियापन जो है वो आप लोगों के दिमागों में था। अब वो कैसे है साबित कर देता हूं। मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट सुन लें और हकायक आपके सामने मैं रख देता हूं। तेल $1 सस्ता होगा तो रिलीफ देंगे, यानी अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $1 भी कम होगी तो हम पब्लिक को रिलीफ देंगे। ये मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं। और फरमा कहाँ पे रही हैं? एक धर्मपुरा का जलसा, वो एक छोटा सा जलसा है, बिल्कुल ही एक गली थी, बहुत तंग सी, उसको मजीद तंग किया इन्होंने, बैनर लगा के चारों तरफ, बीच में थोड़ी सी कुर्सियां लगाई और उस पर बंदे बैठा दिए। वो तस्वीर देख के मैं हैरान रह गया कि ये तो काउंसलर लेवल का जलसा इस तरह का होता है। जब आपके इलाके में काउंसलर्स के या नाज़मीन के इंतखाबात होते हैं ना, तो वो काउंसलर या नाजिम अपने मोहल्ले में जब हल्के के अंदर जाता है और जाके एक जलसा करता है, तो ये उस लेवल का जलसा था। पूरे लाहौर से बंदे बुलाकर इस लेवल का छोटा सा जलसा इन्होंने किया, और वहां पे भी 3 दफा लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो जलसे की हालत ये थी, चंद 100 लोगों से मरियम नवाज खिताब कर रही है और कह रही है पूरा लाहौर निकल कर आ गया। और वहां पे इस किस्म के झूठ बोले हैं कि $1 अगर तेल सस्ता हुआ
तो हम पाकिस्तान में आपको रिलीफ देंगे। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है ना, लगभग $25 तेल फी बैरल सस्ता हो गया है। $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $10 नहीं, लगभग $25 तक पेट्रोल सस्ता हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद से लेकर अब तक ये हुआ है। और इन्होंने सस्ता किया, क्या रिलीफ दिया? आलमी मंडी में पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है और ये पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल को 100 रुपये ज़्यादा और डीजल को 130 रुपये ज़्यादा कर चुके हैं अब तक। ये है जनाब इनकी कारकर्दगी और ये इनका झूठ, जिसका पोल खोलकर मैंने आपके सामने रख दिया है। 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। 3 मुख्तलिफ इत्तलात मिली। एक तो अलीम खान साहब को वहाँ पे उनके हमायती मौजूद थे, वहाँ पे लोटा लोटा के नारे लगे उनके बारे में, अलीम खान के बारे में, क्योंकि PMLN के लोग अलीम खान से नफ़रत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो वहाँ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा जो है वो काफ़ी देर चलता रहा PP 158 में। दूसरा झगड़ा हुआ इस बात के ऊपर, एक रिपोर्ट हुई है कि जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ आई थी उनमें वादा किया गया था कि हम पेट्रोल डलवा के देंगे, तो वो जो पेट्रोल डलवाना होता है उसकी पर्चियाँ जारी की जाती हैं। ये मैंने देखा हुआ है इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ये करती हैं कि पर्चियाँ जारी कर देती हैं कि फ़लाँ पेट्रोल पंप से जा गया पेट्रोल डलवा लें, आपकी गाड़ी है, आपको हमने ये पर्ची दे दी है, वो जाएगा जाके वहाँ पर्ची देके पेट्रोल डलवा लेगा, या पैसे भी दे देते हैं बाद औक़ात। तो वो पेट्रोल नहीं डाला गया मोटरसाइकिलों गाड़ियों में, तो उसके ऊपर एक झगड़ा हुआ। तीसरा ये है कि एक रजिस्टर रखा गया था जिसमें लोग जो आए थे उनकी हाज़िरी लग रही थी, क्योंकि जिसकी हाज़िरी लगती है उसी को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे डंडे सोटे चल गए और वहाँ लड़ाई होगी। तो इस तरह ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वहाँ PP 158 से कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इलेक्शन इन्होंने क्या खाक जीतना है। जलसा करने के लिए पूरे लाहौर से बंदे इकट्ठे किए और वो भी एक गली के अंदर, और उस लेवल का कि काउंसलर लेवल का जलसा था और MPA का इलेक्शन है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, लोटों को लोग पसंद नहीं कर रहे। ओन चौधरी जिनके बारे में अता तारर ने बड़े मायूब जुमले बोले थे, बड़ी गलत बातें की थी, ओन चौधरी से मेरा ताल्लुक़ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जब हम इंटरव्यू करने जाते थे या बनी गाला में कवरेज के लिए जाते थे तो उस दौर में ओन चौधरी से मुलाकात हमारी होती रहती थी। मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी आगे इनके साथ ताल्लुक़ है। ओन चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था अताउल्लाह तारड़ ने कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो जो ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी है बकौल अताउल्लाह तारड़ के, उनके भाई की कंपेन में मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इनका इखलाकी मेयार कहां तक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, पूरे पाकिस्तान में उस फैसले को अप्रिशिएट किया गया है और ये मामला कभी भी हल ना होता। जो 3 महीनों से सिंह फंसे हुए थे पीपल्स पार्टी के, PMLN के और PTI के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने मामला रिजॉल्व करके दिया है। तो उसमें अब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, लेकिन जज साहिबान ने अपने फैसले में ये फरमाया था कि यहाँ पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, धांधली के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी ली थी। और देखिए अब अगर ये किया जाएगा तो फिर इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो मैं सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद है नहीं, और ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसके सबूत मौजूद हैं और सबूत आपके सामने रखे जा सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो PP 140 में कंपेन कर रहे हैं एक उम्मीदवार की जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ रुकन। तो जावेद लतीफ़ बतौर वफाकी वज़ीर नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। SHOs, पुलिस, इंतज़ामिया ये सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और कुछ लोग इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नंबर 3, PP 158 में तरक्याती काम हो रहे हैं और इसके अलावा PP 167 में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं। जबकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं अतीक चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट जारी किया सारा हल्का देखने के बाद, और सारा पोल उन्होंने खोल कर रख दिया। और इन्होंने ज़्यादातर 158 के ऊपर काम किया कि वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तरक्याती काम हो रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फेयर ग्राउंड नहीं है। और जो टाउन में जो है वो लोड शेडिंग बंद कर दी गई है, और जिन हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं की जा रही, वहाँ तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, लोगों को पैसा और लालच भी दी जा रही है। और इसमें एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वकास अमजद साहब बता रहे हैं कि हल्का PP 158 में इस वक्त पे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जिस घर में कॉर्नर मीटिंग होती है वहाँ पहले अलीम खान का बंदा पैसे लेकर पहुँचता है,
بات بن جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں ایاز صادق کا بندہ پولیس لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے وکلا صبح اس بارے میں ثبوت الیکشن کمیشن میں دیں گے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بھی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں اب آگے بڑھتے ہیں اور بہت ساری خبریں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی عمران خان نے یہ ایلیگیشن لگایا تھا، اور یہ جتنے تجزیہ کار ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا اور پی ایم ایل این کا ایک فارمولا بہت برا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ نکالتے ہیں ریزرو میں سے اور اس کو مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، اس کی سپلائی کرتے ہیں اور اس سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پالیسی ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور نقصان دیتی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 1.2 ارب ڈالر بقول کچھ لوگوں کے یہ سپلائی کر دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اور یہ غلط پالیسی پاکستان کو معاشی طور پہ بہت زیادہ ڈیمیج کرنے والی ہے آنے والے دنوں میں۔ ایک اور دعویٰ کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب کا دعویٰ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے اوپر میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے اس کے مراسلے سے، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو پورا یقین ہو گیا کہ اس سازش کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، ورنہ عمران خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا ان کے خلاف گیم تو ہو رہی ہے اور امریکہ ناراض تھا، یہ تو ساری دنیا کو پہلے سے پتا تھا۔ اب اس میں جو ہے وہ ڈونلڈ لو سے عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو سے پاکستان تحریک انصاف کی معافی سے متعلق ہم نے تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، تحریک انصاف کے رہنما کی ملاقات اور معافی کے شواہد ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والا امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے ایکچولی ان کو سٹیٹمنٹ یہ کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو حکومت کے اعصاب پہ سوار ہے۔ امریکی سازش اور امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت آئی پاکستان میں۔ اب اس سے جان کیسے چھوٹتی ہے کہ آپ لوگوں میں یہ ثابت کریں کہ امریکی سازش نہیں ہوئی اور یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے نکالے گئے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پا رہے۔ اب وہ سر درد سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر خواجہ آصف کے بعد ایسے کوئی شواہد موجود ہیں تو وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر ان شواہد کو منظر عام پر لانا پسند کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تصاویر ہوں کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو رہی ہے یا اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہیں، اگر ہوتی تو وہ فوراً لے کر آتے اس الیکشن کمپین کے ماحول میں، ان کو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہوگی۔ اگر انہوں نے معافی مانگی ہوتی تو 1 دن پہلے کی بات ہے صرف، یہ ابھی جب انہوں نے جلسہ کیا ہے وہاں انہوں نے پھر امریکہ کو لتاڑ دیا ہے، وہاں انہوں نے پھر اس مراسلے کا ذکر کر دیا ہے، وہاں انہوں نے پھر اس سازش کا ذکر کر دیا ہے۔ تو معافی مانگنے والا آدمی یہ تو نہیں کرے گا بار بار کہ وہ سازش کا، رجیم چینج آپریشن کا اور ان چیزوں کا تذکرہ کرتا چلا جائے بار بار، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس پہ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، آفیشیل سٹیٹمنٹ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا۔ خواجہ آصف عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ سے متعلق پالیسی کل جلسے میں بیان کی تھی۔ تحریک انصاف نے کسی بھی سطح پر امریکی حکومت کے کسی بھی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا۔ پہلے بھی کہا ہے، ماضی قریب کے حادثے کی وجہ سے خواجہ آصف نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ان کی پرسنل رائے ہے خواجہ آصف کے بارے میں، لیکن خواجہ آصف صاحب کا جو موقف ہے وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہو۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پیپلز پارٹی کو ہی دھو دیا اپنے جلسے میں، جوش میں آ گئی، انہوں نے چند 100 لوگ دیکھے تو جوش آ گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 2013 میں ہو رہی تھی جو حکومت چھوڑ کے گئی تھی پیپلز پارٹی۔ آج پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، نون لیگ بھی حکومت میں ہے، آپس میں طے کر دیں کہ لوڈ شیڈنگ کس کی وجہ سے ہے، اور جس IMF کے معاہدے کو مریم نواز ڈالتی ہیں عمران خان کے کھاتے میں، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ اور کڑی شرائط کے اوپر ہم معاہدہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے معاہدہ میں کر رہا ہوں، ان کی بھتیجی کہتی ہے نہیں معاہدہ وہ نہیں کر رہا، وہ تو عمران خان کر کے گیا تھا۔ تو لوگوں کو انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اور عمران خان کے دور میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اب جاتے جاتے پتہ نہیں وہ گرڈ اسٹیشن کی چابیاں ساتھ لے کر چلے گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا پاکستان کی بیٹریاں وہ ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے وہ اس حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔